जेनिथ न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। हम आज कोरोना के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोरोना जो एक दहशत का नाम बन चुका है पूरी दुनिया में और जिससे पूरी दुनिया को खतरा लाहक है। और यह चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ और वुहान से ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में संक्रमित हो गया। तो इस वायरस से संक्रमण के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जब डायरेक्ट संक्रमित लोग किसी देश में आते हैं और देश विदेश में पहुंचते हैं, और जब उन संक्रमित लोगों के संपर्क में जब दूसरे लोग आते हैं वो उसका दूसरा स्टेज होता है। और जब कोरोना वायरस फिजा में हवा में मुअल्लक़ हो जाती है और वह किसी को भी संक्रमित कर देती है तो वो तीसरा स्टेज होता है। कोरोना वायरस हिंदुस्तान में दूसरे स्टेज तक पहुंच चुका था और उसको तीसरे स्टेज में पहुंचने से रोकने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी। और लॉकडाउन का मकसद था कि इसका जो चेन चल रहा है दूसरे से तीसरे स्टेज में नहीं पहुंचने पाए, और इसमें हिंदुस्तान को बहुत हद तक कामयाबी मिली है। कोरोना वायरस से अब तक हिंदुस्तान में 21,393 लोग संक्रमित हो चुके हैं और सिर्फ दिल्ली में 2,249 लोग और महाराष्ट्र में 5,652 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस एक हलाकत खेज वबा है, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, इससे दुनिया में कम से कम नुकसान हो, इसके लिए लॉकडाउन से बढ़कर कोई दूसरा उपाय हमारे देशों को नहीं लगा। और दुनिया के मुख्तलिफ देशों में, कई देशों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन नाफिज हुआ। और इसके अलावा इसमें जो इससे बचने के लिए लोग क्वारंटाइन में जाने लगे और मास्क का पहनना ज़रूरी हो गया और सैनिटाइजेशन भी कराना ज़रूरी हो गया। तो इस तरह से इस बीमारी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं भी आजमाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसका सटीक जो दवा है या सटीक वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। और उस पर बराबर लगातार दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और एक वैक्सीन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा पहलू ये हुआ कि इसमें लॉकडाउन नाफिज किया गया और लॉकडाउन से तमाम दुनिया की मईशत को गहरा धक्का लगा, इसलिए कि कल कारखाने बंद हो गए और फैक्ट्रियां बंद हो गई, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए और उसमें काम करने वाले लाखों करोड़ों मजदूर कामगार बेरोज़गार हो गए और उनके लिए भूखमरी का खतरा मंडलाने लगा और वो इस स्थिति से बचने के लिए अपने ठिकानों से अपने घरों की ओर निकल पड़े। हिंदुस्तान में भी ऐसा देखने को मिला कि लोग अपने घरों को जाने के लिए पैदल, रिक्शे पर, ठेले पर, साइकिल पर और ट्रकों में छुप कर जाने के लिए निकलने लगे। और कई लोग हताशा के साथ जैसे कई बस स्टैंड्स पर पहुंचे और वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। इस स्थिति को देखते हुए हमारी हुकूमत, हमारी सरकार को चिंता हुई और उसने इन लोगों को जहाँ तहाँ रोका और इनके खाने का प्रबंध किया गया और इनके राशन दिया गया। लेकिन
इनकी समस्या फिर भी पूरी तरह सोल्व होती हुई नज़र नहीं आई और कई लोग अभी भी भूखे होने की शिकायत करते हैं। और मजदूरों को रोककर उनको क्वारंटाइन में भेजा गया कि ये और लोगों को संक्रमित, अगर इनमें कोई संक्रमित है तो और लोगों को संक्रमित नहीं कर पाए। इसी बीच इन मजदूरों की बात चल ही रही थी कि एक वाक़या हो गया निज़ामुद्दीन मरकज़ में, जब तबलीगी जमात के लगभग 1200 लोग मरकज़ में ठहरे हुए थे, उनको निकालने की बात हुई और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोग कोरोना फैलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। और कोरोना से त्रस्त दुनिया को एक नफरत भरी मुहिम का सामना करना पड़ गया। खासकर हिंदुस्तान में तबलीगी जमात को लेकर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए मुसलमानों पर कि ये मुसलमान ही हैं जो कोरोना को फैला रहे हैं। इस नफ़रत का बहुत ढिंढोरा पीटा गया सोशल मीडिया के ढोल पर और इस स्थिति से बचने के लिए कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठ पाया और इसकी आंच खाड़ी देशों में भी पहुंची। खाड़ी देशों में कई लोग पोस्ट कर रहे थे और नफरत की मुहिम चला रहे थे। खाड़ी देशों में यूएई, जहाँ की राजधानी, जहाँ का एक बहुत ही मशहूर शहर दुबई है, वहाँ से रॉयल फैमिली की एक शहज़ादी ने इस नफरत भरी मुहिम का बड़ा ही ज़ोरदार और तल्ख अंदाज में जवाब दिया, जिससे नफरत फैलाने वालों के मुहिम में रुकावट पैदा हुई और वो इस मुहिम से बाज रहने को मजबूर होने लगे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो इसमें डॉक्टरों और पुलिस वालों पर हमला भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। भाई ये डॉक्टर क्या करते हैं? ये डॉक्टर हमको बचाने की कोशिश करते हैं, हमें सेहतमंद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इन पर हमला कर बैठते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। और पुलिस वालों पर भी हमला हो रहा है। पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए इंतज़ाम करते हैं। वो किस लिए काम कर रहे हैं? वो पुलिस एहलकार हो गए वो, या डॉक्टर हो गए, या मीडिया वाले हो गए, वो तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मीडिया वाले काम कर रहे हैं कि हम देश की और दुनिया की स्थिति से हरदम अवगत रहें और उसी के मुताबिक कदम उठाएं और सावधान रहें। लेकिन ये सब बहुत ही अजीब बात है जो हमारे देश में ख़ास तौर से देखने को मिलती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू सामने आया है जो शायद ऐसे किसी तरह भी संभव नहीं था। वो है माहौलियाती आलूदगी, यानी कि प्रदूषण की समाप्ति। यानी कि दुनिया से पूरी तरह से प्रदूषण समाप्त होने के कगार पर आ गया इस लॉकडाउन से। ऐसा इसलिए हुआ कि वो प्रदूषण कहाँ से फैलता था? हमारे वाहनों से फैलता था, हमारे फैक्ट्रियों से, हमारे इंडस्ट्रीज से फैलता था। जो इंडस्ट्रीज़ के कचरे, गलाजतें नदियों में जाती थी, हवाओं में उनके धुएँ जाते थे, तो उससे पॉल्यूशन लेवल बढ़ता था और तरह तरह की बीमारी उससे रिलेटेड होती थी। लेकिन अब ये बहुत ही मस्बत पहलू, बहुत ही पॉजिटिव पहलू आ गया है कि हम इस स्थिति का तारीख पहलू तो सभी हैं, लेकिन एक ये बहुत ही अच्छा हुआ कि प्रदूषण लगभग समाप्त होने का पर, और साफ पानी के अंदर आपको तैरती हुई मछलियाँ देखेंगे। यमुना नदी कितनी गंदे नाले की तरह नदी थी, लेकिन देखिए उसमें भी अब बहुत साफ शफाफ पानी बह रहा है।
और मछलियाँ अंदर तक तैरती हुई मछलियाँ नज़र आ जा रही हैं। उसी तरह से गंगा नदी में भी बहुत प्रदूषण था और कई वादों के बावजूद सरकार उसको प्रदूषण से पाक नहीं कर सकी थी, लेकिन गंगा नदी में भी अब बहुत ही साफ शफाफ पानी नज़र आता है। और वायु प्रदूषण की जहाँ तक बात करें, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण था और इन सभी जगहों पर वायु प्रदूषण कम हुआ है। वायु प्रदूषण 71% कम हो गया है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है। अब ये भी देखने को मिल रहा है, कई जो शहर हैं वो जंगलों के आसपास जो शहर हैं उनमें जंगली जानवर भी, भोले भाले खूबसूरत खूबसूरत जंगली जानवर सुनसान गलियों में आकर निकल जाते हैं, जो सीमाओं पर रहते हैं जंगलों के। तो इस तरह से ये बड़ा ही मनोरम दृश्य। एक समुद्र में ये देखा गया कि बहुत सारे कछुए निकलकर साहिल पर आ गए और कछुओं का इतना बड़ा जमावड़ा पहली बार देखा गया। तो इस तरह से इसका ये तो है ही मस्बत पहलू कि पॉल्यूशन से फ्री हुआ है। अब एक पहलू है कि लॉकडाउन से मईशत पर क्या असर पड़ा। मईशत पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। ये बड़ा ही निगेटिव पहलू है कि मईशत पर बड़ा ही बुरा असर पड़ा और मईशत इतनी खराब हुई कि 50 करोड़ लोगों की नौकरियों पर खतरे मंडराने लगे। और अभी तेल की कीमत है, तेल की कीमत से मईशत का बहुत हद तक अंदाज़ा लगाया जाता रहा है। तो अभी तेल की कीमत 0 से भी कम हो गई, यानी 0 से भी कम हो गई है, निगेटिव में चली गई है तेल की कीमत। तो इस तरह से मईशत दुनिया की बहुत बड़ा यानी कि झटका झेल रही है। और रमज़ान की आमद है। रमज़ान मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही पाक महीना है। इसमें मुसलमान अपने नफ्स को मारते हैं, अपने ख्वाहिशात को छोड़ने का, त्याग करने का एक्सरसाइज करते हैं। वो खाना कम खाते हैं और उपवास करते हैं सुबह भोर से लेकर के शाम सूरज डूबने तक। तो इससे क्या होता है? इससे उनका प्यूरिफिकेशन होता है, इससे उनकी अपने से कम दर्जे के लोगों का ख्याल रखने की आदत पड़ती है। तो इस तरह से रमज़ान की आमद है। लेकिन रमज़ान का एक ये है कि बहुत भीड़ लग जाती थी बाज़ारों में पहले खरीदारी के लिए रमज़ान के दिनों में। तो इस समय तो लॉकडाउन है, तो इस समय अगर रमज़ान में खरीदारी उसी तरह से की जाएगी तो ये बहुत ही बुरा होगा और लॉकडाउन का कोई माने नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें हमारे उलमा ने, हमारे धर्म गुरुओं ने अपील की है कि अपने घर से कम निकला जाए, बहुत ही ज़रूरी सामान ही खरीदने के लिए निकला जाए, कम से कम सामान पर ही इक्तफा किया जाए और नमाज मस्जिदों में नहीं अदा की जाए। ये यहीं की बात नहीं है, बैतुल्लाह जो खाना काबा है वहाँ और मस्जिद नबी में भी नमाज नहीं हो रही है और वहाँ भी लोग घरों पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये रमज़ान का जो महीना आ रहा है वो हमें एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। तो हम इस रमज़ान के महीने में अपना ये फैसला करें, अपना ये सोच लें कि इस रमज़ान के महीने में हमको कोरोना को गहरा बड़ा झटका देना है। इस तरह से हम रमज़ान मनाएं, उसके बाद ईद की खुशी मनाएं। और आप सभी लोगों को एक बार ये अपील करता हूँ कि आप इस ज़ेनिथ न्यूज़ के को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर और इससे मुतल्लिक नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पर और अपने लैपटॉप पर पाएँ। खुदा हाफिज़।